जी स्टूडेंट्स, हेलो, वेलकम बैक। सो जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि आपका सिलेबस के अंदर लेसन एक पार्ट 1 है और एक आपका पार्ट 4 है। तो पेपर नंबर 1 बिजनेस कम्युनिकेशन है और पेपर नंबर 4 करंट अफेयर है। तो मैं आज अभी आपको पेपर नंबर 4 में करंट अफेयर्स में से एक ऐसा बेहतरीन करंट अफेयर पढ़ाने वाला हूँ जिसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट हो चुका हो। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर दैन हमारा अपना इंस्टीट्यूट ICSI। सो हमारे ICSI से रिलेटेड हम लोगों को जो करंट अफेयर्स पढ़ने हैं दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इट नाउ इफ आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, ICSI की अपडेट्स पढ़ने से पहले हमको ICSI के थोड़ी बेसिक चीज़ें जाननी ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, what actually ICSI is, what actually ICSI does, ICSI में कितने मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स क्या कितने हैं और ICSI काम कैसे करता है, ये चलाते कैसे इंस्टीट्यूट को, हमारे कौन से चेयरमैन हैं, करंट प्रेसिडेंट कौन है, वो हमारे करंट अफेयर्स में कवर हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डील विद दिस चैप्टर, राइट। सो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात, ICSI को बनाया किसने? ICSI को बनाने वाला जो है दैट इज योर पार्लियामेंट। हमें पार्लियामेंट के एक सेपरेट एक्ट में बनाया गया है। उस सेपरेट एक्ट का नाम है ICSI CS एक्ट 1980। हमें इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज बोला जाता है, लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज बना कैसे है? एक CS एक्ट बनाया गया था पार्लियामेंट के थ्रू। अब आप सब जानते हैं कि इंडिया में लॉ बनाने के लिए पार्लियामेंट ही सबसे बड़ी बॉडी है। जो आपको पता है कि एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है, और पहली बार जब हमें कोई लॉ इंडिया में बनाना है, कोई भी कानून बनाना है, उसके लिए सबसे पहले एक बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। अब वो जो बिल है बच्चे, इफ आई टेल यू कि वो बिल काम कैसे करता है, सो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ हमें समझनी है कि अगर मैं चाहता हूँ कि हम आज जो है बिल बने, तो बिल सबसे पहले क्या होता है कि एक बिल हम लोगों ने बनाया, बिल एक बार आपके राज्यसभा के पास जाता है और एक बार जो बिल है आपका लोकसभा के पास आता है। जब दोनों इसको अप्रूव कर देते हैं, उसके बाद आपके जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास है। प्रेसिडेंट विल अप्रूव दिस बिल एंड दिस बिल विल बिकम द एक्ट। तो हुआ क्या, जिस टाइम पर इनिशियली ये ICSI एक्ट लाना था, तब भी एग्जैक्टली जो है यही हम लोगों ने फॉलो किया और उसी तरीके से हमारा एक्ट पास हुआ। जब हमारा एक्ट पास हो गया तब जाके हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में आया। तो सबसे पहली चीज़ तो क्लियर हुई कि हमारा ICSI बना कैसे, राइट। आगे बात करें तो हमारे एक्ट को बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। हम एक बहुत ही बढ़िया एक मिनिस्ट्री के साथ काम करते हैं या मिनिस्ट्री के नीचे काम करते हैं। उस मिनिस्ट्री को बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब इफ़ आई टेल यू, हमारे जो CS इंस्टीट्यूट है, जब कंपनी सेक्रेटरी आप बनते हैं तो आप कंपनीज में काम करते हैं या कंपनीज के लिए, क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं। तो हमें जिस मिनिस्ट्री को सारी बातें रिपोर्ट करनी है, जो फॉर्म्स वगैरह हम कंपनी के लिए भरते हैं या कंपनी बनाना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, कंपनी से जुड़ा हुआ कोई भी काम करना है, एक मिनिस्ट्री है इंडिया में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो मोदी साहब के अंडर जो भी मिनिस्टर्स हैं उनके पास आती। तो उनके करंट अभी मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन, जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर भी। तो हम उनके नीचे काम करते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट के जो हेडक्वार्टर्स है दैट इज़ इन न्यू दिल्ली। इसके अलावा हमारे ब्रांचेस हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूट के 4 मेन रीजनल ऑफिसेज हैं और आपके घर के आसपास इंस्टीट्यूट का कोई ना कोई ब्रांच हो सकता है, चैप्टर बोलते हैं हम लोग। ICAI, अगर आप CA में हो तो CA में इसको बोल देते हैं ब्रांच, हम लोग इसको चैप्टर बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कि अच्छा, हमारे इंस्टीट्यूट में अभी करंटली 4 रीजनल ऑफिस हैं। अब देखिए 4 रीजनल ऑफिस का भी कॉन्सेप्ट क्या है। द टॉप मोस्ट इज योर ICSI। ऊपर सबसे पहले क्या होता है आपके, अगर इफ आई टेल यू वेरी प्रिसाइसली, तो सबसे ऊपर देखिए आपका जो है सेंट्रल काउंसिल है ICSI का। सेंट्रल काउंसिल का मतलब क्या है? ये वो बॉडी है जो आपके एग्ज़ाम्स डिसाइड करती है, नोटिफिकेशंस देती है, सिलेबस डिसाइड करती है, पूरा कोर्स डिसाइड करती है बेसिकली। तो ये बड़े लोग यहाँ बैठते हैं।
इस सेंट्रल काउंसिल के अंदर इफ आई टेल यू 4 तरह के रीजनल काउंसिल्स भी बैठी हैं। वो 4 तरह की रीजनल काउंसिल्स कौन सी हो जाती हैं इफ आई टेल यू, एक आपकी NIRC बन जाती है। सो वन इज योर NIRC का पूरा मतलब हो गया आपका नॉर्दर्न इंडियन रीजनल काउंसिल। तो एक आपकी NIRC बन जाती है। तो वो जो NIRC है, NIRC उसी के अंडर आपके छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं। वो ब्रांचेस को बेसिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं, वी कैन कॉल देम एज चैप्टर्स। हमारे इंस्टीट्यूट में उसको चैप्टर बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ देखें तो 70 चैप्टर्स के अराउंड हमारे यहाँ पर जो है ब्रांचेस हैं, विच इज़ वेरी गुड आई वुड से। तो 70 ब्रांचेस हैं हम लोगों के यहाँ पे। एंड उसके अलावा हमारे इंस्टीट्यूट के पास 4 रीजनल ऑफिस हैं। अब अगर कोई स्टूडेंट मुंबई साइड का है तो मुंबई साइड के लिए वहाँ पे क्या बेसिकली बना हुआ है, उसको वो WIRC में आ जाए ना। वो जब वो WIRC में आता तो वहाँ पे जो चैप्टर्स होंगे, कोई चैप्टर थाने में है या कोई चैप्टर परवेल में है, तो उसके अंडर आप जाके रजिस्ट्रेशन वगैरह कराते हैं। कमिंग ऑन टू रीजनल ऑफिसेज, तो एक चीज़ याद रखिए, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करने वाले को ना प्रेसिडेंट बोलते हैं, क्योंकि हमारी एक ऑटोनॉमस बॉडी है। तो उसके जो हेड है वो प्रेसिडेंट है, उनके साथ कुछ वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, कुछ सेक्रेटरीज हैं, ठीक है। जब हम रीजनल लेवल पे हैं, नॉर्दर्न इंडियन रीजन लेवल है, सदर्न इंडियन रीजनल लेवल है, ये आपका ईस्टर्न है या वेस्टर्न, उधर के टाइम पर जो हमारे हेड्स होते हैं, उन रीजनल ऑफिसेज के हेड्स को बोलते हैं चेयरमैन। सिमिलरली ब्रांच वालों को भी क्या बोलते हैं, चेयरमैन। प्रेसिडेंट सिर्फ पूरे इंस्टीट्यूट का, वो सबसे बड़े, उनसे ऊपर कोई भी नहीं। अच्छा, ये अपॉइंट कैसे होते हैं, हर 4 ईयर्स में हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं। जैसे ही हर 4 साल में इलेक्शन होते हैं आपके इंस्टीट्यूट के, तो कोई ना कोई एक इलेक्शन सब लोग लड़ते हैं। जो लोग कैंडिडेट बनना चाहते हैं वो कैंडिडेचर देते हैं, हम उनके लिए वोटिंग करते हैं, फिर वोटिंग डिसाइड होती है, फिर वो बनते हैं। 7 लोग बेसिकली अपॉइंट होते हैं, नॉर्थन में भी, साउथ में भी, वेस्टर्न में भी, ईस्टर्न में भी, और ऐसे ही आपके सेंटर में। लेकिन हर 4 साल में इलेक्शन होते हैं, तो कोई 4 बंदे तो उन 7 में से बन जाते हैं, बाकी 3 फिर लड़ते हैं। तो ये हमारे जो CS में बेसिकली इलेक्शंस लड़ने का एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, आपके नीचे अगर आप देखें, यहाँ पे आपको 3 चीज़ें बहुत अच्छे से जो है यहाँ पे ध्यान रखनी है। इफ़ आई टेल यू कि वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तो अगर आप देखें तो आपको आपका विजन और मिशन क्लियरली आना चाहिए। देखिए, विजन और मिशन जो है आपका, विजन बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। तो आपके जो इंस्टीट्यूट का एक विजन है, आपके इंस्टीट्यूट का एक मिशन है। देखिए, मिशन और विजन, आप अभी 11th-12th आपने किया तो यू नो कि विजन बड़ी चीज़ होती है। तो हमारे इंस्टीट्यूट का मिशन सबसे पहले क्या है कि वो कुछ हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स मार्केट में लॉन्च करें। हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स मार्केट में कैसे लॉन्च करेगा, स्टूडेंट से उठा के आपको पूरे कोर्स पढ़ाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, तो आप क्या बन जाएंगे, कंपनी सेक्रेटरी। फिर आप मार्केट में चले जाएंगे। आप जब मार्केट में जाएंगे तो ऑब्वियसली आपका काम क्या है कि आप लॉज का कंप्लायंस कराएंगे, मेक श्योर करेंगे कि आपकी कंपनी बहुत बढ़िया लॉ को कंप्लाई करती है। तो जब आप ही कंपनी लॉ को बढ़िया कंप्लाई कर रही होगी, तो इसमें एक तरीके से फ़ायदा किसका होगा, आपके इंस्टीट्यूट का होगा, राइट। उसी तरीके से जो है आपका इंस्टीट्यूट चाहता है कि वो एक गुड गवर्नेंस के लिए ना एक नंबर 1 इंस्टीट्यूट बन जाए। अब वो तभी हो सकता है गुड गवर्नेंस के लिए जब वो ऐसे हाई कैलिबर स्टूडेंट्स को एज अ प्रोफेशनल में कन्वर्ट करके मार्केट में लॉन्च करे। सो दिस कैन बी डन, ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता, दिस कैन बी डन, बट ऑब्वियसली इसके लिए स्टूडेंट का मार्केट में एज अ मेंबर लॉन्च होना ज़रूरी है। तो इफ़ आई से कि अगर मिशन है, तो मिशन है कि ऐसे बच्चे हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स में कन्वर्ट करें जो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रमोट करना। व्हाट इज गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, कंपनी चोरी ना करे, फ्रॉड्स ना करे, लॉ अच्छे से कंप्लाई करे। अब ये अगर मिशन है तो विजन क्या है, मार्केट लीडर बनना जो हाई स्टैंडर्ड्स प्रमोट करती है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये आपकी इंस्टीट्यूट का विजन है। जब मैं अपने इंस्टीट्यूट में जब ट्रेनिंग कर रहा था, जब मैं जस्ट एक स्टेप रह गया था मेंबर बनने से पहले, तो मेरी 15 डेज़ की हमारी ट्रेनिंग होती, तो उस टाइम पे उस ट्रेनिंग में देयर केम अ क्वेश्चन फ्रॉम द फैकल्टी, व्हाट इज़ द विजन एंड मिशन ऑफ द इंस्टीट्यूट। और किसी को पता ही नहीं था। तो
उस टाइम पे लगता है आपको कि हाँ आपको आना चाहिए, आपका इंस्टीट्यूट का विजन मिशन है, तो क्या पता आपको यही एक चीज़ पूछ ले। अच्छा, मोटो भी है आपके इंस्टीट्यूट का। मोटो का नाम क्या है? स्पीक द ट्रूथ, अबाइड बाय लॉ। हिंदी में इसको बोलते हैं सत्यम वद धर्मम चर। दे वॉन्ट यू टू अबाइड बाय द लॉ एंड स्पीक द ट्रूथ। और इफ आपको जाने खुशी भी होगी, आपके इंस्टीट्यूट का एक मोटो सॉन्ग भी है, एंड दैट मोटो सॉन्ग हैज़ बीन संग बाय सिंगर शान, एंड वो यूट्यूब पे आप देख सकते हो, वो एक मोटो सॉन्ग है हमारा। नाउ थोड़ा करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो देखिए बच्चे, ये ध्यान से सुनिएगा यहाँ। आपके करंट प्रेसिडेंट अभी जो है दैट इज मिस्टर सी एस आशीषकर। इससे ठीक पहले, क्योंकि आपके रिसेंटली जो इलेक्शंस हुए थे 2019 में आए थे, तो 19 में आपके 19, 20, 20, 21 और 22, तो ये जो 4 साल के लिए आपका जो नया फैकल्टी आया था 19, 20, 21 और 22, तो पहले जो प्रेसिडेंट बने 2019 में वो थे रंजीत पांडे जी, जो मैंने लिखा है थर्ड पॉइंट में कि इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट आपके सी एस रंजीत पांडे जी। करंटली आपके जो प्रेसिडेंट है दैट इज सी एस आशीष गर्ग, और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है? नागेंद्र राव। तो जब रंजीत पांडे प्रेसिडेंट होंगे तो उस टाइम आशीष गर्ग वाइस प्रेसिडेंट थे, और उनसे नीचे नेक्स्ट स्टेप पे थे नागेंद्र राव। अब प्रेसिडेंट है आशीष गर्ग, तो उनसे वाइस प्रेसिडेंट है भी नागेंद्र राव। अब जब अगले साल क्या होगा, नागेंद्र राव जी बन जाएंगे प्रेसिडेंट, और फिर एक फोर्थ पर्सन विल बिकम योर वाइस प्रेसिडेंट, एंड इन द फोर्थ ईयर दैट फोर्थ पर्सन विल बिकम दी प्रेसिडेंट। ऐसे हमारे यहाँ काम चलता है। एंड क्योंकि आपको मैंने बताया कि हमारा इंस्टीट्यूट एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ काम करता है, उसके नीचे रह के चलता है। जितने भी हमारे तीनों इंस्टीट्यूट्स हैं, सी ए, सी एस, सी एम ए, ये तीनों मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के डायरेक्ट नीचे काम करते हैं। तो इनके गवर्नमेंट नॉमिनीज भी हमारे आईसीएसआई के पैनल पर हमेशा रहते हैं। तो उनमें से गवर्नमेंट नॉमिनी है मनोज पांडे जी, और एक है ज्ञानेश्वर कुमार सिंह जी, एंड एक अनिल गुप्ता जी हैं, एक मधु विज करके हैं, एंड एक और है एस संतना कृष्णन। तो ये कुछ 5-6 लोग हमारे गवर्नमेंट के नॉमिनीज होते हैं जो आईसीएसआई के पैनल पर होते हैं। और ईस्टर्न वाइज जैसे मैंने लिस्ट दी आपको, रीजन वाइज अगर आप लिस्ट देखें तो रीजन वाइज लिस्ट में जो हमारे काउंसिल मेंबर्स हैं, तो जो 7 काउंसिल मेंबर्स है, जो 6 काउंसिल मेंबर्स अभी करंटली हैं, उसमें से देखिए कुछ ईस्टर्न से हैं, कुछ नॉर्दर्न से हैं, और कुछ सदर्न से हैं, कुछ वेस्टर्न से हैं। तो इन सब में इलेक्शंस लड़े थे, ये फाइनली सेंट्रल काउंसिल में आ गए। सेंट्रल काउंसिल में अगर आप नंबर देखें तो कुछ आप देख सके तो कुछ 12 लोग हैं जो सेंट्रल काउंसिल में, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि इलेक्शन तो सिर्फ 4 साल के होते हैं और 4 ही लोग बन सकते हैं, तो इसमें से कितने लोग बन जाएंगे? ऑब्वियसली फिर ये दोबारा लड़ते हैं। तो जैसे यहाँ 14 या 12 लोग आपको दिख रहे हैं, रीजन्स पे चैप्टर्स लेवल पे 7 मेंबर्स होते हैं मैक्सिमम, उसमें से फिर वही 4 लोग अपने चेयरमैन बन सकते हैं, बाकी तो फिर रह जाते हैं बच्चे। ये था एक बेसिक ब्रीफ जो मैं आपके अपने इंस्टीट्यूट के बारे में आपको देना चाह रहा था, कि आपका जो इंस्टीट्यूट है दैट इज फंक्शनिंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड उसमें कुछ चैप्टर्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ मेंबर्स मार्केट में काम कर रहे हैं, एंड आपका एक विजन है, मिशन है, एक आपका मोटो सॉन्ग है, एक मोटो भी है आपका, राइट। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट जो हमारा सिलेबस है, एंड द सिलेबस इज द करंट अफेयर्स रिलेटेड टू कंपनी सेक्रेटरीज। तो पहला आपका आता है आईटी इनिशिएटिव्स। अच्छा, आपके लिए ये नया है, बिल्कुल ही नया है, ये दो टर्म्स ECSIN एंड UDIN, ध्यान से सुनो। देखिए, जब आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हैं, आप दो तरीके से काम कर सकते हैं। वन इज आप जॉब में चले जाएं, वन इज आप अपना काम खुद करें। मतलब आप चाहते हैं कि मेरा अपना, आप कभी कभी देखते हो कि लोगों के सीए या सीएस के ऑफिस होते हैं, तो अगर आप अपना ऑफिस बना के अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं आई वांट टू गो फॉर जॉब, आप जॉब में भी जा सकते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, जब आप जॉब में जाते हैं तो ऑब्वियसली आज आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं एज अ कंपनी सेक्रेटरी, कल को आप वहाँ से छोड़ कहीं और भी जाना चाहते हैं, तो आपके इंस्टीट्यूट ने ना अपनी ही वेबसाइट पर ICSI.edu की वेबसाइट पर ही एक पोर्टल बनाया है, जो जॉब में कंपनी सेक्रेटरी जब ज्वाइन करेगा उसको ICSI को भी बताना है कि सर एज करेंटली मैं कहाँ जॉब कर रहा हूँ और मेरा डेजिग्नेशन क्या है। जब आप वहाँ से छोड़ के जाएंगे, आपको फिर बताना है सर मैंने आज छोड़ दिया है, अब मैं कहीं और जा रहा हूँ। सो दैट ICSI इज़ वेरी वेल अवेयर, उसको पता है कि कब आप आए थे, कब आप गए। कभी कभार क्या होता है ना कि लोग ना फ्रॉड्स भी करते हैं, एक कंपनी में तो ऑलरेडी है, दूसरी जगह भी ज्वाइन कर लेते हैं। मान लो कुछ ऐसी MNCs भी होती है ना जो सारा टाइम तो घर से काम करा देती हैं आपसे, या कभी कभार होता है कि आपको ऑफिस जाना पड़ता है,
तो कुछ लोग ऐसा कर रहे थे पास्ट में कि एक जगह नौकरी चल रही है, कोई और जगह भी शुरू कर ली, उसे क्या करते थे, दूसरे वाले एम्प्लॉयर को पता ही नहीं कि आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हो, तो बेनिफिट ऑफ डाउट क्या मिलता है आपको, आप दोनों जगह से पैसे कमाते। इंस्टीट्यूट कहता नहीं, आप देखिए अगर आप कुछ भी गलत करेंगे, बदनामी किसकी होगी, आपके इंस्टीट्यूट की, तो उसके लिए क्या कोड बना है, ECSIN। अब CSIN का नाम सुन लीजिए, कंपनी सेक्रेटरी इन एम्प्लॉयमेंट पोर्टल। नाउ दिस पोर्टल सिर्फ और सिर्फ जॉब वाले बच्चों के, मतलब जॉब वाले मेंबर्स के। अच्छा, कुछ ऐसे लोग जो अपना काम करना चाहते हैं उनको बोलते हैं CS इन प्रैक्टिस या प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज। वो क्या कर सकते हैं, वो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी चाहे तो उनके लिए एक लाइन लॉ मेकर ने, ICSI ने डाल दी है कि सर जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट साइन करेंगे ना किसी के लिए, आप प्लीज़ एक साइन करने से पहले हमारे ICSI के UDIN पोर्टल पर आएंगे, लॉगिन ID डालेंगे और हम आपको ना उस दिन का एक नंबर देंगे, वो नंबर उस डॉक्यूमेंट पे लिख दीजिएगा और फिर साइन कीजिएगा। अब ऐसा क्यों बोला, कभी कभार क्या होता है, मुझे कोई डॉक्यूमेंट कहीं देना होगा, मैंने आज की डेट में कहीं डॉक्यूमेंट देना था यार, दिया नहीं, अब मुझे एक महीने बाद याद आता है, शिट मेरे को तो एक महीने पहले फाइल करना था। कोई नहीं, किसी से फर्जी साइन करवा के पिछली डेट का बैक डेट का फॉर्म भर देते, बैक डेट की एप्लीकेशन लगा देते। ICSI कहता है मुझे ऐसी प्रैक्टिसेस क्या करनी है, रोकनी है। सो व्हाट ICSI हैज लॉन्च्ड, UDIN का पूरा नाम सुनिए, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। उससे क्या हो जाएगा, as soon as you log in onto the website of ICSI, ये सिर्फ प्रैक्टिस वालों के लिए, हाँ, तुमने साइन करा, साइन करने से पहले तुमने ICSI की वेबसाइट पे लॉगिन किया, उधर अपना डिटेल डाला कि सर आज मैं एक डॉक्यूमेंट साइन कर रहा हूँ, वो पूछेगा कौन सा डॉक्यूमेंट, तुमने लिख दिया, फिर वो पूछेगा भैया कब साइन, किसके लिए साइन करें, वो सब डिटेल्स भर दी, इट विल गिव यू एक नंबर, कुछ यूनिक सा नंबर होगा, अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है, प्योर न्यूमेरिक भी हो सकता है, वो नंबर लो, वो नंबर लेके ना बस अपने उस डॉक्यूमेंट में लगा देना। अब उससे क्या होगा, अगर कल को मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि वो डॉक्यूमेंट सच में असली दिन पे ही साइन हुआ जब उसको होना चाहिए था, या वो बैकडेट की साइनिंग है, आप ICSI की वेबसाइट पे जाओ, वो नंबर डाल के देखना, आपको डिटेल मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती तो मतलब बैकडेट है, करेक्ट। तो हमने एक चीज़ क्या सीखी, एक नया अपडेट आया, ये रिसेंटली इसी साल हुआ, आया तो लास्ट ईयर था, बट इसको इन्फोर्स करते 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 थोड़ा सा समय बीत गया। तो एक तो ये है आपका UDIN सिर्फ प्रैक्टिस वालों के लिए, और ECIS पोर्टल एम्प्लॉयमेंट वालों के लिए। नंबर 2, एक बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है CS इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने का, आई टेल यू। अच्छा, क्योंकि हम लोग इंस्टीट्यूट के मेंबर्स हैं, तो आपको पता है जब आप मेंबर बन जाओगे ना, तो क्या होता है, एक इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट आपको देता है, मतलब वैसे भी आप LIC से ले सकते हैं, किसी भी कंपनी से, बट इंस्टीट्यूट सेज कि नाउ यू आर माई मेंबर एंड यू आर वन ऑफ द फ्यू पीपल इन इंडिया जिन्होंने इतना टफ कोर्स किया है। सो आपके और आपकी फैमिली के लिए क्या करते हैं, देयर इज ओनली अ वन टाइम ज्वाइनिंग फीस, अभी तक वो 10,000 रुपये थी, बट अब वो बढ़ के 12,500 हो गई, तो वो 12-12,500 रुपये एक बार पे करने, एंड लाइफ टाइम 10 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस कवर मिलता है। सो इन केस यू डाई, आपके घर वालों को 10 लाख रुपये मिल जाएंगे। नाउ दिस इज वेरी वंडरफुल थिंग, because nobody in the market will give you a 10 lakh rupees insurance for just rupees 12,500, right? तो ये एक इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा काम किया, इसको बोलते हैं CSBF। अब CSBF क्या होता है, कंपनी सेक्रेटरीज बेनेवोलेंट फंड। बेनेवोलेंट मीन्स बेनिफिशियल फंड है, जहाँ पे इंस्टीट्यूट कहता है आपको कि जी सुनो, आपकी डेथ हो गई तो आपके घर वालों को क्या, तो सर हम बैठे हैं ना, तो हमने एक फंड बनाया, इट इज नॉट अ प्योर इंश्योरेंस, इन्होंने एक फंड बनाया, उस फंड के अंदर सारे कंपनी सेक्रेटरीज पैसे डालते हैं अपने अपने, तो आप जब उस फंड में पैसे डालते हो, आप उस फंड के मेंबर बन गए। नाउ व्हेन यू डाई, आपके घर वालों को पैसे मिल जाते हैं। तो आइए एक बार रीडिंग ले लेते हैं। द कंपनी सेक्रेटरीज बेनेवोलेंट फंड इज अ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज न्यू दिल्ली। जैसे आप सुनते हो एक NPOs होते हैं, ऐसी सोसाइटी भी होती है फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट, तो ये बनाया गया, राइट। तो इन लोगों ने एक ये सोसाइटी बनाई, एंड इसके बाद ये पहली बार कब बनाई गई थी, कहता है 1976 में बनाई गई थी। और 1976 में ये क्यों बनाई गई, टू क्रिएट अ सिक्योरिटी अम्ब्रेला। अम्ब्रेला मीन्स एक ही छत में सबका फायदा हो जाए,
और ये कंपनी सेक्रेटरीज के लिए बनाया गया था। ये फंड करता क्या है? कहता है ये फंड जो है ना, बुरे समय में आपको, आपकी फैमिलीज को पैसे दे देता है। अप टू द एज ऑफ 60 अगर आप थे और आपकी डेथ हो गई, दे विल गिव यू दी अमाउंट। एंड कितना अमाउंट मिलता है? अगर 60 साल की उम्र में डेथ हुई है तो यू विल बी गेटिंग 10 लाख रुपीज़, आपके डिपेंडेंट्स को मिल जाएंगे। और अगर अबव द एज ऑफ 60 ईयर्स थे तो अप टू 3 लाख रुपीज़ दे विल पे यू। मेडिकल रीइम्बर्सेस के लिए 60,000 है, और 2 बच्चों की जो एजुकेशन के लिए वो 40,000 पर चाइल्ड आपको मिल सकता है। सो दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल थिंग जो आपके इंस्टीट्यूट ने करी है। ऐसी सीए के अंदर भी ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं, सीएमए में भी ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं। अच्छा, यू मस्ट बी विलिंग कि यार ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। मैं देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है इस सब्जेक्ट को पढ़ने का, कि पढ़ने सिर्फ करंट अफेयर्स है। अब आप सोचो अगर मैं आपको सीएस के बारे में बताता नहीं तो क्या अभी ये समझ में आते? सीएस बीएफ यू नहीं समझ में आते। ये आपको ब्रीफ भी दे रहे हैं और आपको करंट अफेयर्स ही बता रहे हैं। आपके पेपर में तो सीधा एक क्वेश्चन आएगा कि व्हेन वाज यूडीआईएन लॉन्च्ड, वो भी बताऊंगा कि कब किस दिन लॉन्च हुआ। ये पूछ लेंगे व्हाट इज द बेनिफिशियल एडिशन दैट यू वुड बी गेटिंग व्हेन द पर्सन एज अ कंपनी सेक्रेटरी डाइज, तो कितना पैसा मिलेगा, कुछ ऐसे पूछ सकता है आपसे। बट फॉर दैट यू नीड टू नो ना कि आपका इंस्टीट्यूट ने उसके बारे में क्या लॉ बना रखा है, क्या प्रोविजन बना रखे हैं। तो अब जैसे हम लोग को आरबीआई के बारे में अपडेट्स पढ़ने होंगे। अब आरबीआई के अपडेट्स जो अभी आ रहे हैं वो ऐसे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी जो हो सकता है अभी तक आपने सुने नहीं। तो अगर हम डायरेक्टली पहुंच जाएंगे करंट अफेयर्स पे तो आपको बेसिक समझ नहीं आएगा। तो बेसिक्स पहले आरबीआई पढ़ते हैं, उसके बारे में समझते हैं, देन वी गो ऑन टू दी करंट अफेयर्स। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही। नाउ इफ वी मूव फॉरवर्ड, और क्या क्या अमेंडमेंट्स आई हैं, तो देखिए सबसे पहला पहला क्या है आपका अपना CSEET बच्चे। तो एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए CSEET क्या होता है। देखिए इंस्टीट्यूट ने पहले बताया कि एक CS फाउंडेशन नाम की चीज़ जो थी काफ़ी समय से हमारी चल रही थी। अब वो CS फाउंडेशन आप जानते हैं कि वो बंद हो गया। अब जब वो CS फाउंडेशन बंद हो गया आपका, तो इंट्रोड्यूस क्या किया इन लोगों ने? CSED। तो पहले तो आपको CSED की फुल फॉर्म ही आनी चाहिए, कंपनी सेक्रेटरीज एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, राइट। तो पहली चीज़ तो ये होगी कि आपको इसका डेफिनेशन ध्यान हो गया। नाउ दे केम अप विद न्यू रेगुलेशन। इन्होंने कहा अब हम एक काम करेंगे, क्योंकि इंडिया में सारे पेपर्स तो MCQ हो गए और सारे पेपर्स में कॉमन चीज़ें ही होती है। तो नाउ दे हैव कम अप विद अ न्यू कॉन्सेप्ट कि CSET में हम लोग क्या करेंगे कि 4 वो पेपर्स रखेंगे जो मैंने आपको बताया कि प्योर MCQ है। 170 क्वेश्चंस हैं उसमें और 200 नंबर का पूरा पेपर है। 2 घंटे यहाँ पे कंप्लीट करना है। बट ये पहली बार कब आया आपका? ये पहली बार आपका आया 3 February 2020। अब ये नया अपडेट है, तो हो सकता है कि आपके पेपर में कहीं पूछ ले। अच्छा, अब इसमें हुआ क्या? इसमें कॉन्सेप्ट आ गया है कि जो भी बच्चा फाउंडेशन प्रोग्राम जैसे पहले हुआ करता था वो CS में एंट्री चाहता है, अब उसको फाउंडेशन नहीं देना, उसको सीधा क्या, कौन सा पेपर देना है? CSEET देना है। इट इज दी ओनली क्वालिफाइंग टेस्ट। देखिए वहाँ बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, ओनली क्वालिफाइंग टेस्ट टू दी CS एग्जीक्यूटिव। अगर आप आगे के स्टेजेस तक जाना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप क्या करें? CSEET का पेपर दें। तो वो एक चीज़ ऐसी है जो नहीं आ गई है अभी आपके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है। तो एक अपडेट आपका ये हो गया। अच्छा देखिए अब इस पेपर के बारे में क्या लिखा हुआ है। कहते हैं ये पेपर हुआ कैसे? कहते हैं ये पेपर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड पेपर है। MCQ, ऑडियो क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स। अब समझे वाइवा कैसे होगा? जैसे मैंने कहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोई लैपटॉप कंप्यूटर के बेसिस पे आपको वीडियोस दिखाए जाएंगे, ऑडियोज दिखाए जाएंगे, देन आपसे पूछा जाएगा। It has been introduced keeping in view the diverse academic standards. Obviously अलग अलग तरह के पेपर्स आजकल ऐसे ही हो रहे हैं, so now they have come up with a concept कि हम भी ऐसे ही करेंगे मार्केट में। हम एकदम जैसे बाकी लोग हैं बिल्कुल वैसे ही हम भी अपना नया सिस्टम लॉन्च करेंगे। तो इन्होंने ये चीज़ नहीं लॉन्च करी। अब कौन कौन से बच्चे इसमें एलिजिबल हैं अब वो देख लेते हैं। कहता है जिसने भी 12th पास कर लिया, जो 12th में अपीयर कर रहे हैं, अगर आप 12th में अपीयर कर भी हैं, आप 12th के रोल नंबर के बेसिस पे भी ये पेपर दे सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़, क्यों? टाइम वेस्ट नहीं होता। पर अगर 12th पास करके करोगे तो कर तो तब भी सकते हो, लेकिन कोई बच्चे 12th अपीयरिंग वाले भी ज्वाइन कर लेते हैं।
एंड ऑल ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स जिन्हों को पहले डायरेक्टली एडमिशन मिलता था सीएस एग्जीक्यूटिव में, उनको भी अब सीएस ईडी देना पड़ेगा। मतलब पहले क्या होता था, बहुत अच्छी चीज़ थी पहले, आप कॉलेज में रहते रहते आप सी एस सी ए करना चाहते हैं तो उसका फंडा क्या होता था, आपको नहीं पेपर देने पड़ते नहीं थे, एग्जाम होते थे, आप सीधा ही इंटर पे आ जाओ, मतलब सेकेंड लेवल पे आ जाओ। लेकिन अब क्या हो गया, आप ग्रेजुएट हो चाहे नहीं हो, आपको सबसे पहले सी एस सी टी देना पड़ेगा, तभी आप एग्जीक्यूटिव में आएंगे। और एग्जीक्यूटिव से नीचे कौन सा है, प्रोफेशनल। सो नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट विच हैज बीन वाइडली एक्सेप्टेड और यही चल रहा है। एंड देन गोइंग फॉरवर्ड देन इट सेज कि पहले तो ये भी होता था कि सीए इंटर के स्टूडेंट्स जिन्होंने सीए फाउंडेशन पास कर लिया वो भी डायरेक्टली सीएस एग्जीक्यूटिव में आ सकते थे, बट अब वो भी बंद हो गया बच्चे। अब कॉन्सेप्ट क्या हो गया, सिर्फ सीए सीएम में फाइनल पास बच्चे जो हैं उनको सीएसईटी से एग्जाम करा, मतलब सीएसईटी करने के लिए, सीएस करने के लिए पहले सीए सीएम में अगर तुम हो बन जाओ, उसके बाद आना। पहले तो बहुत सुकून था, बट अब बदल गए रेगुलेशंस, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या बदल गया, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अब समझाने जा रहा हूँ। नया ट्रेनिंग स्ट्रक्चर आ गया। नया ट्रेनिंग स्ट्रक्चर आपसे क्या बोलता है, नया ट्रेनिंग स्ट्रक्चर आपसे कह रहा है कि अब क्या हो गया है, पहले ना एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था आप बच्चों के लिए कि अगर आप जो हैं ट्रेनिंग करना चाहते थे तो पहले तो क्या था कि फाउंडेशन भी हुआ करता था और एग्जीक्यूटिव हुआ करता था और फाइनल्स हुआ करते थे। तो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था, फाउंडेशन पास बच्चे जो थोड़ा सा अर्न भी करना चाहते हैं वो 3 साल की ट्रेनिंग करते थे, 3 ईयर्स की। फॉर एग्जीक्यूटिव पास 2 ईयर्स एंड फाइनल पास 1 ईयर। नाउ व्हाट हैज़ हैपन बच्चे, इन्होंने बोला आप सी एस कंप्लीट कर लो एग्जीक्यूटिव लेवल, आपको 24 मंथ्स की एक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो अब क्या हो गया कॉन्सेप्ट आज की डेट में कि आपको जो है 24 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और अब सबके ऊपर ये लॉ लगना शुरू हो गया। अब ये 24 मंथ्स डिवाइडेड कैसे है, तो ये 24 मंथ्स कुछ इस तरीके से डिवाइडेड है कि आपको सबसे पहले 1 महीने की एक यू कैन से ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना है, जिसमें आपको बेसिक सिखाया जाएगा कि भैया ये कोर्स क्या है, इस कोर्स के अंदर अच्छी चीज़ें क्या हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं सीएस बनने के बाद, एक बेसिक इंट्रोडक्शन, 1 महीने की ट्रेनिंग। ये फर्स्ट टाइम होगा जब आप अपने इंस्टीट्यूट से मुलाकात करेंगे, उस इंस्टीट्यूट के लोगों से मुलाकात करेंगे। फिर एक ना आपको कुछ 21 मंथ्स की एक और ट्रेनिंग करनी है। 21 मंथ्स मतलब 1 साल 9 महीने किसी कंपनी सेक्रेटरी के पास या किसी कंपनी में आपको ट्रेनिंग करनी है। और जब आप ये दोनों कंप्लीट कर लेंगे तो फिर कुछ 1 से 2 महीने की कुछ एक्स्ट्रा फाइनल ट्रेनिंग होती है जो बच्चे आपको करनी है। सो ये लास्ट में करनी पड़ेगी आपको। तो 24 मंथ्स हो गए, और ये कब करनी है, सी एस एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद। तो फर्स्ट तो पहले नहीं होता था अलाउड, बट अब जो है नया आ गया कॉन्सेप्ट। तो क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कंपनी सेक्रेटरी एंड हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स, तो ये करंट अफेयर्स है आपके सिलेबस के। न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर 24 मंथ्स एंड एक यू डी आई एन, एक ई सी आई एस आई एन, और एक आपका बचे सी एस बी एफ, ये नई चीज़ है। और इस जो ये 1 to 2 मंथ्स की ट्रेनिंग है, इसको देखिए उसने एक अलग से नाम भी दिया है, CLDP। देखिए यहाँ पे ना क्लियरली उन्होंने बोला है कि जो लास्ट वाली ट्रेनिंग है उसको जो है हम लोग CLDP बोलेंगे। CLDP मीन्स कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, द लास्ट स्टेज ऑफ ट्रेनिंग फॉर स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना प्रोफेशनल भी पास कर लिया। तो पहले आपने इंटर पास किया तो आपने 2 साल की ट्रेनिंग करी, वो 2 साल के लास्ट के जो 1-2 महीने ये तब करने जब आप फाइनल्स भी पास कर लेंगे। तो एक ही कॉन्सेप्ट आ गया। तो इसमें बेसिकली क्या सिखाया जाएगा, इसमें बिल्कुल लास्ट ट्रेनिंग में बस आप अब आप रेडी हो गए हो बाहर मार्केट में स्टेप करने के लिए, तो बस वो लास्ट एक मोटिवेशन होती है, वो लास्ट एक अच्छी ट्रेनिंग होती है जो आपको दी जाती है। ओके, अच्छा, इसके अलावा क्या करंट अफेयर्स आए हैं आपके इंस्टीट्यूट के गाइडलाइंस के अंदर, वो भी 2-3 और है, डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग द टाइम गैप बिटवीन रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशंस। अच्छा, पहले क्या होता था कि अगर आपने एक सब्जेक्ट या आपने क्लियर कर लिया तो आपको करना क्या होता था बेसिकली कि एक बार अटेम्प्ट क्लियर करने से नेक्स्ट लेवल में आने के लिए
कुछ 9 मंथ्स का वेट आपको करना पड़ता था। पहले होता था कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने फाउंडेशन क्लियर कर लिया तो आपको जो है 9 मंथ्स वेट करने पड़ते थे। मान लो जैसे आपका आज रिजल्ट, आपने जून में पेपर दिया तो जुलाई अगस्त में रिजल्ट आ गया, लेटर से जुलाई में रिजल्ट आ गया, तो आप जुलाई लेटर से 17 में पास हो गए। तो जुलाई 17 में जब आप पास हो जाते हैं तो आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट जो आप सी एस एग्जीक्यूटिव में देंगे, वो सी एस एग्जीक्यूटिव का अटेम्प्ट आपका आता था पेपर बेसिकली जून 18 में। 9 मंथ्स का गैप आपको देते थे। जनरली ये जून का रिजल्ट जो है जुलाई या अगस्त में आपको जो है मिल जाता था। तो आप जब रजिस्टर करते थे तो आपका अटेम्प्ट जून आता था। अब वो टाइम थोड़ा सा कम हो गया। अब इतना लंबा वेट ना करके इंस्टीट्यूट ने कहा कि आप जल्दी जल्दी भी पेपर्स दे सकते हैं। अब उसके लिए इंस्टीट्यूट ने क्या करा है, टाइम गैप को थोड़ा सा कम कर दिया। वो टाइम इंस्टीट्यूट ने कैसे कम करा है एक बार वो भी देख लेते हैं। देखिए 9 मंथ से इंस्टीट्यूट ने टाइमलाइन कम कर दिया है। 9 मंथ से इंस्टीट्यूट कहता है सीधा बस आपको जो है 6 महीने का वेटिंग टाइम रखना है और आप 9 मंथ्स के बाद से सीधा ही 6 मंथ्स का जो है गैप रख के पेपर दे सकते हो। सो हाउ यू कैन डू दिस। तो पहले होता था कि आपने लेट्स से आपने जनवरी में एनरोल करा या मार्च तक एनरोल करा। सो आप मार्च लास्ट डेट होती थी पहले एनरोल करने की किसी भी साल की, और ड्यूरिंग द ईयर होती थी सितंबर। तो मार्च में अगर एनरोल करते थे तो 9 मंथ्स काउंट करो तो दिसंबर में आप अपीयर हो सकते थे, और अगर आप सितंबर में काउंट करते थे तो सितंबर से आप जून में आते थे पेपर देने के लिए। अब ये होता था बेसिकली जो बच्चे दोनों ग्रुप देना चाहते हैं एग्जीक्यूटिव के, तो उनको लास्ट डेट मार्च तक रजिस्टर करना होता था अपने आप को। अगर वो रजिस्टर कर लेते थे तो वो जब अटेम्प्ट देंगे तो उनको बोथ ग्रुप्स दोनों मॉड्यूल्स अलाउड होते थे। जैसे अभी आपके 4 पेपर है ना, तो एग्जीक्यूटिव में आपके 8 पेपर्स होते हैं, 1 मॉड्यूल के अंदर 4 पेपर्स, तो 2 मॉड्यूल 8 पेपर। अब जिसको दोनों देने हैं उसको 9 मंथ्स में रजिस्टर करना पड़ता था। लेकिन अब इंस्टीट्यूट ने बोला कोई बात नहीं, अब जो दोनों मॉड्यूल्स देने हैं अब उसका जो टाइम है वो 9 मंथ से कम हो गया। कितना हो गया? 6 महीना। इसका मतलब समझ लो, जैसे ही आप अभी पेपर देते हैं, एग्जाम्पल अगस्त में पेपर देते पास हो गए ना, 6 मंथ्स कैलकुलेट करो तो आप उसी साल दिसंबर में अटेम्प्ट भी दे सकते हो। हाँ, अगर वो कोविड-19 से एक्सटेंड हो गया, मान लो कोविड इंडिया में है ही नहीं, तो मान लो आज आपने जून में पेपर दिए तो रिजल्ट आ गया, आप दिसंबर में सीधा ही उसी साल एग्जीक्यूटिव भी अटेम्प्ट कर सकते हो। कितनी बड़ी बात है, पहले आपको 9 महीने वेट करना होता था। तो दिस इज दी अमेंडमेंट जो एक इंस्टीट्यूट ने नहीं दी है। और वहां लिखा था कि अगर एक ग्रुप देना होता था, मान लो आप दो में से एक ग्रुप देना चाहते हो तो आपको 6 मंथ्स वेट करना है। अब वो 6 मंथ्स का टाइम हो गया 4, तो दोनों ग्रुप देने के लिए टाइम 9 मंथ से 6 हो गया है, और एक ग्रुप देने के लिए टाइम जो है वो आपका 6 मंथ से 4 उसमें 4 उसमें कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज दी बेसिक लॉ विच आई से कि ऐसे इंस्टीट्यूट ने जो है नई गाइडलाइंस में सब बदल दिए। तो कुछ चीज़ें अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं है। हमारे टाइम तक तो 9 मंथ्स का सिलेबस होता था, अब तक 2-3 जनवरी 2020 तक तो यही चल रहा था। नाउ दिस हैज़ शिफ्टेड। सो आगे बढ़ते हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स फॉर मेंबर। हाँ, अब जब मेंबर बन गए और क्या नया नया काम किया आपके इंस्टीट्यूट ने। कहते हैं इंस्टीट्यूट ने ना कुछ डेवलपमेंट क्रेडिट आवर्स लॉन्च किए। अच्छा, एक चीज़, जैसे कल आप मेंबर बन गए है ना, स्टूडेंट से आपने स्ट्रगल किया, मेहनत किया, पास किया, अपने आप को पास हुए और ट्रेनिंग करी। अब जब आप मेंबर बनते हैं आपको ना ट्रेनिंग्स करनी होती है, आपने ट्रेनिंग कर ली। अब मेंबर बन गए तो कई बच्चे सोचते हैं यार पास हो गए बस, अब जिंदगी में कभी नहीं पढ़ूंगा, अब सिर्फ पैसे छापने छापो। लेकिन इंस्टीट्यूट कहता है आपको अपने को अपडेटेड भी तो रखना। आपने जो लॉ पढ़ा था वो अब 5 साल 4 साल 3 साल तो पुराना हो गया, अब नया भी तो आता है। जैसे सेल्स टैक्स चलता था, एक्साइज, तब नया आ गया जीएसटी। तो अब क्या मैं जीएसटी नहीं पढ़ूंगा? अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं मार्केट में काम ही नहीं कर सकता, मुझे समझ में ही नहीं आएगा। सो नाउ इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च दिस थिंग। हर साल आपको कुछ सेमिनार्स अटेंड करने हैं। जितने घंटों के अटेंड करोगे उतने आवर्स आपको मिलेंगे। मिनिमम 20 आवर्स जो है ना आपको मेंटेन करना है। तो मतलब 20 घंटे कहीं निकाल के, पूरे साल में 20 घंटे कहीं निकाल के कहीं सुनने जाना है। कुछ सेमिनार्स 1 घंटे के होते हैं, कुछ सेमिनार्स 2 घंटे के होते हैं, तो अच्छा है ना, कुछ सीखने को मिलता है। और क्या आपके इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया, नो योर मेंबर। जैसे आप बैंक में जाते हो तो एक केवाईसी का फॉर्म भरते हो, नो योर क्लाइंट्स नो योर कस्टमर होता है ना, आपका नाम पैन कार्ड वगैरह ले लेते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूट ने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला। इंस्टीट्यूट अपने मेंबर्स को जानना चाहता है। कैसे? उनका नाम नंबर तो उनके पास है ही, जो उनके स्टूडेंट्स हैं। आप और किन किन चीज़ों में अच्छे हो, आपकी हॉबीज़ क्या है, आप
CS के अलावा कोई और डिग्री होल्ड करते हो क्या? आपको पढ़ाने में दिल करता है? मतलब इतनी सारी चीज़ें आज की डेट में लॉन्च